औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूअर्स, क्या हाल है? आप सबके ठीक ठाक हैं? तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बाय इरफान। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, पे बैक पीरियड एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। लास्ट लेक्चर में हमने जो किया था उसमें ये देखा था हमने कि कैश फ्लो स्ट्रीम क्या होती है इनिशियल कैश फ्लो क्या होता है, इनिशियल कैश फ्लो किसे कहते हैं, और जो टर्मिनल कैश फ्लो है वो क्या है। आज हम वो टेक्निक्स देखेंगे कि जिन टेक्निक की मदद से हमने किसी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है या उसको रिजेक्ट करना है। वो कौन कौन सी टेक्निक है? हर बिजनेसमैन के नज़दीक अपनी अपनी टेक्निक होती हैं। कुछ सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें बताएं हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने टाइम पीरियड में वापस आ जाएगी। कुछ लोगों की टेक्निक ये होती है पे बैक पीरियड। कुछ लोग कहते हैं हमें बताएं इसके अंदर इंटरनल रेट जो है वो कितना रेट ऑफ रिटर्न हमें मिलेगा, क्या आया जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है जो उस पर हमें रिटर्न देना पड़ रहा है क्या उसके अबव वही रिटर्न। अगर उस रिटर्न से ज़्यादा होता है तो फिर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसी तरह तीसरे वाले बंदे होते हैं, वो कहते हैं जी हमें बताएं नेट प्रेजेंट वैल्यू इसकी क्या है। आज हम जिस प्रोजेक्ट के लिए 1 लाख लगा रहे हैं, क्या आया ये 1 लाख का प्रोजेक्ट आज है या नहीं, तो वो नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक होती है। तो इंशाल्लाह आज हम इन तीनों टेक्निक को कवर करेंगे। इस क्लास में हमने जो डिस्कस किया था इनिशियल कैश फ्लो, इंक्रीमेंटल ऑपरेटिंग कैश फ्लो, टर्मिनल, इन्वेस्टमेंट इन न्यू एसेट प्रपोजल्स, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट एसेट रिप्लेसमेंट प्रपोजल, ये तीनों चारों टॉपिक हमने कर लिए थे। अगर आप न्यू हैं, आपको नहीं पता, तो मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। आज के हमारे कंटेंट क्या होंगे? पे बैक पीरियड हमने डिस्कस करना है, पे बैक पीरियड क्या होता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, वन बाय वन इनको हम डिस्कस करेंगे। नेट प्रेजेंट वैल्यू और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ये नेक्स्ट टॉपिक में होगा। आज के टॉपिक में ये तीन जो है ना कवर होंगे। सबसे पहले पे बैक पीरियड, जैसे कि नाम से हमें आइडिया हो रहा है कि हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो हम आज कर रहे हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने सालों तक जाके पूरी हो जाएगी। मतलब हमने अगर 1 लाख आज लगाया है तो हमें बताएं ये 1 लाख हमें जो रिटर्न आ रहा है कितने सालों में हमारा रिटर्न पूरा हो जाएगा। तो ये तो सिंपल ही आपको नज़र आ रहा है। द पे बैक पीरियड ऑफ एन इन्वेस्टमेंट of an investment project tell us the number of years required to recover our initial cash investment basis on the project's expected cash flow जो हमें उस प्रोजेक्ट से कैश फ्लो एक्सपेक्ट है वापस आना है, साल बाय साल जो हमें उससे रिटर्न वापस आना है, हमने देखना है उसमें से हमारा जो है ना कैश फ्लो वो कब जाके पूरा हो रहा है। कुछ इन्वेस्टर्स इस चीज़ को फोकस करते हैं कि हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जल्दी से जल्दी हमें वापस मिल जाए, तो वो इस टेक्निक को इस्तेमाल करके प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। लेकिन इस टेक्निक से हमें ये तो पता लग जाता है कि हमें कब मिलेगा, लेकिन इससे हमें एक्चुअल पता नहीं चलता कि हमारा रिटर्न कितना आया है। तो आगे देखते हैं इसका मैथमेटिकली फार्मूला क्या है। सपोज फॉर एन इनिशियल कैश फ्लो आउटफ्लो हमारा जी 1 लाख है, ठीक है। सपोज कर लिया हमने आज इन्वेस्ट किया एक प्रोजेक्ट में 1 लाख रुपया। द एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो जनरेट एज फॉलोज, उससे जो हमें एक्सपेक्टेड कैश फ्लो मिलेगा वो कितना मिलेगा ये बता दिए जिन्होंने। 4 सालों का हमें कैश फ्लो मिल रहा है। फॉर एग्जांपल पहले साल का है जी 1 लाख, ये तो हमने आउटफ्लो करना है ज़ीरो, मतलब ज़ीरो ईयर आज का स्टार्ट है, तो हमने जो कैश फ्लो करना है वो ये ज़ीरो है, ये नेगेटिव में। देन उसके बाद ये पॉजिटिव, पहले साल का हमें रिटर्न आया, फिर दूसरे साल का रिटर्न, तीसरे साल का रिटर्न, और ये चौथे साल का रिटर्न हमें मिल गया। अब इसमें से जो फॉर्मूला इन्होंने सजेस्ट किया हुआ है वो ये है पी बी पी, पे बैक पीरियड इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी डिवाइड बाय डी। अब ए क्या है? ए वो ईयर है जिस ईयर में हमारी जो वैल्यू आएगी क्यूमुलेटिव। अच्छा एक और चीज, इसमें दूसरा कॉलम आपने बनाना है क्यूमुलेटिव। ठीक है, ये स्पेलिंग गलत लिखे हुआ है, ये स्पेलिंग गलत है, ठीक है। क्यूमुलेटिव इनफ्लो, क्यूमुलेटिव इनफ्लो का मतलब कि आपने देखना है पहले साल का रिटर्न सेम एज इट इज वैसे ही आ गया, इसमें आपने ये दूसरे साल का रिटर्न ऐड कर देना है, जो दूसरे साल का रिटर्न है उसको ऐड करके आपने क्यूमुलेटिव वाले कॉलम में लिख देना है, ये आ गया। देन इस रिटर्न में आपने ये वाला रिटर्न ऐड किया, ये तीसरे साल वाला, और इसमें आपने ये ऐड कर दिया यहाँ पे, ये आ गया।
तो ये समझ आ रही क्यूमुलेटिव कैसे बन गया। क्यूमुलेटिव का मतलब पिछले रिटर्न को, पिछला जो रिटर्न आया उसको इस साल ऐड करके इस साल का क्यूमुलेटिव बन जाएगा, फिर जो अगले साल का क्यूमुलेटिव आएगा उसमें नए साल का रिटर्न जो है वो ऐड करेंगे पिछले क्यूमुलेटिव में। इस तरह ये हमारे पास एक क्यूमुलेटिव वाला कॉलम बन जाएगा। समझ आ गई। अब इसमें से आपने फॉर्मूले में जो ए लेना है, ए वो वाला टैक्स ईयर होगा या वो वाला ईयर होगा जिस ईयर में हमारा क्यूमुलेटिव हमारे इनिशियल के करीब करीब होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, उसके बिल्कुल करीब होगा। तो ये देखें, ये 34,000 ये भी 1 लाख के करीब है, 73,000 ये भी 1 लाख के करीब है, लेकिन जो 73,000 है ये ज्यादा 1 लाख के करीब है। तो इसको हमने क्या कह देना है, ये हमारा है सी, फॉर्मूले में सी गए। और इससे जो नेक्स्ट हमारा रिटर्न होगा, जो रिटर्न वाली वैल्यू होगी वो हमारा डी कहलाएगा, और जो हमारा ये बी होगा ये हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी। अब अगर इन वैल्यूज को आप फॉर्मूले में पुट करते हैं तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा, जो आंसर आपको बताएगा कि इतने सालों में आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी वो आपको रिटर्न होगी। बात समझ आ गई है। सबसे पहले बी आपका क्या होगा, वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, फिर सी क्या होगा आपका, वो वाला क्यूमुलेटिव कैश फ्लो होगा जो 1 लाख के करीब करीब आएगा, ये इस 1 लाख के करीब, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। डी, जिससे आपने इन दोनों के माइनस को डिवाइड करना, वो क्या होगा, उसी क्यूमुलेटिव से अगले वाला सिंपल रिटर्न, ये रहा सिंपल रिटर्न, ना कि आपने ये वाला लेना है, आपने सिंपल रिटर्न लेना है। और सिंपल रिटर्न लेने के बाद आप क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करने के बाद डिवाइड बाय डी करेंगे, जो आंसर आएगा उसको इस 2 में ऐड कर देंगे, ये सिंपल 2 है, 2 में ऐड करेंगे तो आपके पास वो पे बैक पीरियड आ जाएगा। अब ये उन्होंने इसके एक्सप्लेनेशन बताई है कि ए कहाँ से लेना है, 2 कहाँ से लेना है। इन ओवर एग्जाम्पल ए जो है वो 2 है। कंप्यूट द फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स कैश फ्लोज, ये आ गया जी, जो 1 लाख माइनस सी डिवाइड बाय डी दैट इज इक्वल टू 0.66। इसमें आप ये अपना ए ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2.6, मतलब 2.5 सालों में आपको जो है ना रिटर्न तकरीबन आपका वापस मिलेगा। तो ये एक टेक्निक हो गई, जिस टेक्निक से आपको ये तो पता चल गया कि आपका जो पे बैक पीरियड है वो कितना है। हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 3 सालों में, तकरीबन 2.5 सालों में हमारे पास वापस आ रही है। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, अब आपको ये थोड़ा सा लिखना है पेपर के अंदर कि अगर पे बैक पीरियड हम यूज करते हैं टेक्निक, तो इसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होगा, हम किस बिना पर उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट करेंगे। हमने पहले से एक टाइम पीरियड डिसाइड किया होगा, कंपनी का एक अपना टाइम पीरियड होगा कि हम जब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे हमारा ये टाइम पीरियड है कि हमें इतने सालों में इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो वापस लेनी है। वो उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट किया होगा, अगर उस स्टैंडर्ड से कम पीरियड आ रहा है हमारा पे बैक पीरियड, इसका मतलब कि हमें उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेना है, और अगर नहीं आ रहा तो अंडरस्टूड है हमें उसे रिजेक्ट कर लेना है, क्योंकि वो हमारे स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर रहा। इफ द payback period calculated is less than some maximum acceptable payback periods, the proposal is accepted, if not it is rejected. Simple. लिमिटेशन इसकी क्या है, मतलब इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, इससे हमें क्या कंप्लीट पिक्चर आती है प्रोजेक्ट की या नहीं। A major shortcoming of the payback period is that it fails to consider cash flows occurring after the expiration of the payback period। मतलब ये कह रहा है कि जो अपना पे बैक पीरियड लेने के बाद इसको उससे कंसर्न नहीं होता कि आगे कितना मिलता है कितना नहीं मिलता और कब मिलता है कब नहीं मिलता, ये सिर्फ अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट बता देगी, और जब आप इस बिना पर प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपके पास कंप्लीट पिक्चर नहीं आएगी कि हमें रिटर्न कितना मिलेगा, उसके सालों के इस पे बैक पीरियड के बाद हमें क्या रिटर्न मिल रहा है। तो ये इसकी सबसे बड़ी जो है इसका ड्रॉबैक है। कंसिक्वेंटली इट कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ मेजर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, ये वाली टेक्निक जो है आपको उस प्रोजेक्ट से आने वाली प्रॉफिटेबिलिटी का भी नहीं बताती, क्योंकि इसका काम ही क्या पे बैक पीरियड बताना जी, हमें पीरियड बता दो कितने सालों में पैसा पूरा होगा, उसके बाद होता है जितना भी होता है वो ठीक है। This method ignores the time value of the money. It simply adds cash flow without regarding to the timing of these cash flows. Time value of money क्या होती है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब आज आप जो पैसा लगा रहे हैं किसी एसेट में, क्या वो एक्चुअल उतने का है कि हमें फ्यूचर में इससे जो थोड़ा थोड़ा बेनिफिट मिलना है उस सारे को जब हम डिस्काउंट करेंगे तो क्या हम ये देखेंगे आज हमने जो पैसे लगाए हैं वो रीजनेबल लगवाए हैं,
कि इससे ज़्यादा नहीं लगाए हमने या कम तो नहीं लगाए, वो उसकी क्या कहलाती है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मतलब एक्चुअल में हमने उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू देखनी होती है कि उसमें असल में उस एसेट की वो प्राइस है भी या नहीं। एनविटी क्या होती है, एनविटी ये होती है कि आपने आज एक पैसा ले लिया या आज आपने एक पैसा लगा दिया, अब हर साल आपको थोड़े थोड़े उससे पैसे मिलने हैं। क्या जो पैसे आपको मिलने हैं उसकी सारों को अगर हम वर्थ करें, सारी इन्फ्लेशन रेट और सारा रिस्क फैक्टर निकाल के डिस्काउंट करें, क्या वो सारा 1 लाख से ज़्यादा आता है या कम आता है? तो ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी होती है। तो ये जो पे बैक पीरियड है, इसमें कहीं पर नहीं पता चलता कि हमारे जो प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, कितने % रिटर्न हमें मिलेगा और कब कब मिलेगा। जस्ट हमने ये फाइंड किया कि इतने सालों में हमारा रिटर्न हमें मिल गया, हमारा आउटफ्लो में मिल गया कैश जो हमने लगाया था, उसके बाद जितना भी मिलेगा वो एक्सेप्टेबल होगा। तो ये जो है ना मेथड हमें ये चीज़ नहीं बताता। पे बैक पीरियड डज गिव अ रफ इंडिकेशन ऑफ द लिक्विडिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। वो प्रोजेक्ट की लिक्विडिटी के बारे में रफ सी इंटीमेशन दे देता है कि ये प्रोजेक्ट आपको लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। अगर तो हमारा पे बैक पीरियड स्टैंडर्ड से काफ़ी कम आता है तो हम कहते हैं ठीक है अभी लगा लो, लेकिन अगर पे बैक पीरियड कम आता है तो हम सिर्फ उसी बिना पर उसको रिजेक्ट कर देते हैं। हम ये नहीं देखते कि हो सकता है फ्यूचर में हमें उससे जो पैसे मिलने हो वो ज़्यादा मिलने हो, या उससे हमें जो रिटर्न मिलना है वो एज़ कम्पेयर टू रिक्वायर्ड वो ज़्यादा हो। अब आ जाए इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। पे बैक पीरियड हमने कर लिया, विद एग्जांपल कर लिया। इसी तरह का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है तो आप उसको कर लेंगे। वैसे तो ये सिंपल है, इसका पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा। जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है ये इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन जो है ना न्यूमेरिकल वो बन सकता है पेपर में। अब ये होता क्या है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR फॉर एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इज द डिस्काउंट रेट that equates the present value of the expected net cash flow with the initial cash outflow। ये एक डिस्काउंट रेट होता है। अब डिस्काउंट रेट क्या होता है, डिस्काउंट रेट आपको जो साला साल कैश फ्लो मिलना है, आपके बिजनेस में आपको रिटर्न आना है, आपने उसको करना है डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब आपने उसमें से जो लॉसेस वगैरह हैं एस्टीमेट करके वो निकालने हैं, और फिर उन सारों को सम करके आपने देखना है क्या क्या हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट और ये जो हमें जितना स्ट्रीम मिला है, जितना इंक्रीमेंटल कैश फ्लो जितने सालों का मिला है, उसकी वैल्यू और जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उन दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है, क्या दोनों आपस में बराबर हैं। अगर तो जो ये जो वैल्यू आ रही है हमारी IRR से, इसका मतलब अगर ये ज़्यादा है तो हमारा प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है, और अगर ये इससे कम आ रही है तो हमारा प्रोजेक्ट रिजेक्टेबल है। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है वो ज़रा ध्यान से आपने समझना है। मैथमेटिकली एक्सप्रेस इसको कैसे करेंगे, ये जी इसका फॉर्मूला ICO इंटरनल कैश आउटफ्लो, कैश फ्लो 1 मतलब पहले साल की कैश फ्लो जो इन होगी उसको हमने डिस्काउंट कर लिया इस रेट से। डिस्काउंटिंग और कंपाउंडिंग ये क्या होती है, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी के चैप्टर में है, इसका चैप्टर 3 है इस बुक का, उसमें ये इसको डिस्कस किया गया। सिंपल मैं आपको समझा देता हूँ कि एक सिंपल इंटरेस्ट होता है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब आपने एक जगह बैंक में पैसे रखवाए, रखवाने के बाद अब हर साल आपको उसका 5% इंटरेस्ट मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। मतलब 1 लाख वहीं पे खड़ा है, 1 लाख रुपए का 5% बना 5,000, पहले साल 5,000, अगले साल फिर 5,000, फिर 5,000, जब तक वो 1 लाख आपका पड़ा है आपको 5,000 मिलता रहेगा। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है कि आपने एक बैंक में 1 लाख रुपया रखवाया या एक जगह पर 1 लाख इन्वेस्ट किया, उस इन्वेस्ट करने के बाद अब अगले साल आपको मिलेगा 5,000 5% के हिसाब से। आपने वो 5,000 नहीं निकलवाया, आपने 5,000 फिर बैंक में पड़ा रहने दिया, अब आपकी जो दूसरे साल इन्वेस्टमेंट होगी वो 1,05,000 हो गई। तीसरे साल जो आपको इन्वेस्टमेंट दूसरे साल के एंड पे जो आपको रिटर्न मिलेगा वो 1,05,000 का होगा, ना कि 1 लाख का होगा। फिर आपने 5,000 फिर बैंक में रहने दिया, यही प्रॉफिट रहने दिया, वो आपका ऐड हो गया आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट में। अब आपका 1,10,000 हो गया दूसरे साल के एंड पे और तीसरे साल के स्टार्ट पे। जब तीसरे साल का एंड होगा आपको फिर अब जो रिटर्न मिलेगा वो 1,10,000 पे मिलेगा। तो इसका मतलब आहिस्ता आहिस्ता आपका रिटर्न क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, अगर आप वो प्रॉफिट नहीं निकलवाते हैं तो। इसको कहते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट या कंपाउंड प्रॉफिट। इसको ही अगर हम रिवर्स करें
अपने कैश फ्लो जो हमें मिल रहा है उसको अगर हम वापस रिवर्स लेकर आए तो इसको कहते हैं डिस्काउंटिंग, कि हमने अपनी फ्यूचर की कैश फ्लोज को क्या कर लिया, डिस्काउंट कर लिया। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कंपाउंडिंग होगा, और जब डिवीजन जिस तरह यहाँ पे हम ये डिवाइड कर रहे हैं तो इसको कहेंगे डिस्काउंटिंग। आप समझ आई कि आपने जो कैश फ्लोज आपको मिलने हैं साला साल, 1 साल 2 साल 3 साल, जितने साल आपको वो रिटर्न उससे मिलना है, आपने क्या करना है उसको एक रेट ऑफ रिटर्न से डिस्काउंट कर लेना है कि भाई इस रेट ऑफ रिटर्न से डिस्काउंट करने के बाद हमें बताओ हमारी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी वो तो 1 लाख थी, क्या आज ये जो सारी कैश फ्लो हमें मिलेगा आज ये सारी की वैल्यू 1 लाख है या नहीं है। अगर 1 लाख से ज़्यादा है तो एक्सेप्टेबल है, अगर 1 लाख से कम प्रेजेंट वैल्यू आ रही है तो फिर रिजेक्ट इस प्रोजेक्ट को। अच्छा, ये प्रोजेक्ट को रिजेक्ट और एक्सेप्ट करने का क्या लॉजिक है पीछे, क्या बेनिफिट है, फाइनेंशियल मैनेजर जो है ना ये सारा काम क्यों कर रहा होता है। क्योंकि हमने ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टॉपिक में किया था, लास्ट जो सबसे पहली वीडियो हमने इसकी बनाई थी उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा। उसमें यह था कि जो सबसे बेहतर, जो सबसे पहला डिसीजन होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वो होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और उसका गोल क्या है फाइनेंशियल मैनेजर का, कि क्रिएशन ऑफ वैल्यू, वैल्यू क्रिएट करना, अपने बिजनेस की वैल्यू क्रिएट करना। वो इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स भी हो सकती है, वो इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड भी हो सकती है। अब जब हम एक प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करने का डिसीजन लेंगे और अगर उस प्रोजेक्ट से हमें रिटर्न ज्यादा मिलना है तो क्या फायदा होगा, स्टॉक की मार्केट प्राइस बढ़ेगी या कम होगी। जब इन्वेस्टर को ये पता लगेगा कि इस कंपनी ने ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट पकड़े हैं जिनका रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है, उससे साल के एंड पे वो ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि हमें डिविडेंड भी ज्यादा मिलेगा, तो क्या बनेगा इस ऐसी कंपनी का, इसके शेयर का, इस कंपनी के शेयर की वैल्यू बढ़ेगी मार्केट में, सब उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। और इसके ऑपोजिट अगर इस कंपनी ने ऐसे प्रोजेक्ट पकड़ लिए हैं कि जिनको उन्होंने बगैर ये सारी टेक्निक्स अप्लाई किए यूज कर लिया, अडॉप्ट कर लिया, और बाद में पता लगा कि इसका तो रिटर्न ही इतना नहीं है, जब ये इंफॉर्मेशन लीक होगी बाहर मार्केट में जाएगी तो क्या होगा, इन्वेस्टर्स उसके शेयर्स को सेल करेंगे। जो हमने रिस्क एंड रिटर्न में टॉपिक किया था इक्विलिब्रियम मार्केट, एफिशिएंट मार्केट, उसमें क्या होगा, डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाएगी। और वो इसी इंफॉर्मेशन की बिना पे होगी कि हमारी कंपनी ने जो प्रोजेक्ट पकड़ लिए हैं उसका रिटर्न कोई नहीं है, उससे बेनिफिट कोई नहीं मिलना, तो हम इस ऐसी कंपनी के शेयर क्यों होल्ड करके रखें जो साल बाद हमें उससे रिटर्न ही कुछ नहीं मिलना। जस्ट शेयर की प्राइस 1 लाख है, एट द एंड भी उसकी 1 लाख ही होगी। हम तो किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट तब करेंगे ना कि जब उसकी प्रॉफिटेबिलिटी होगी, उससे डिविडेंड हमें मिलेगा, उससे रिटर्न हमें मिलेगा। तो अब आपको समझ आया है कि ये सारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये टॉपिक एक दूसरे टॉपिक से जुड़ा हुआ है। पहला टॉपिक गोल क्या था फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, उसकी भी अलग वीडियो हमने बनाई। फिर उसके बाद जी मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है, स्टॉक की जो प्राइस है वो किस फैक्टर से चेंज होती है, वो उसकी भी अलग हमने रिस्क की वीडियो बना दी। अब ये तीसरा ये टेक्निक्स आ रही हैं जिस टेक्निक के बिना पर पिछली सारी जो है ना डिसीजंस चेंज हो जाते हैं, पिछले सारे डिसीजंस पर इफेक्ट होता है। तो चलें आए दोबारा आइए यार पे अपने टॉपिक पे आते हैं, काफ़ी पीछे हट गए हम। अच्छा, यहां पर आपने क्या करना है, कैश फ्लो ऑफ फ्यूचर, सीएफ का मतलब फ्यूचर, पहले साल में जो आपका कैश फ्लो मिलेगा उसको आपने डिस्काउंट कर लेना है। ठीक है, पहले साल का मतलब उसको 1 साल का डिस्काउंट करना है आपने। CF2 फ्यूचर कैश फ्लो ऑफ सेकंड ईयर, जब उसको आप डिस्काउंट करेंगे, ये डिस्काउंट है, जब मल्टीप्लाई होगा तो आपका क्या होगा, कंपाउंडिंग, जब डिवीजन करेंगे रेट से तो क्या होगा, डिस्काउंट होगा। इसका फार्मूला भी मैं आपको अलहदा को एक छोटा सा टॉपिक वीडियो बना के आपको सिखा दूंगा कि कंपाउंडिंग कैसे होती है और डिस्काउंटिंग कैसे होती है। एक ही फार्मूला होता है जिससे ये फार्मूले बनते हैं। तो जितने साल का हमें कैश फ्लो मिलेगा, CFN का मतलब जितने साल भी होंगे, एन का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, उतने ही साल यहाँ पर हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह हम क्या करेंगे, अपनी फ्यूचर कैश फ्लोज को डिस्काउंट कर लेंगे। अब हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे IAR क्या है, इधर कौन सा रेट ऑफ रिटर्न लेना है जिससे हमारा अपने फ्यूचर कैश फ्लो को डिस्काउंट करना है। तो इसके लिए जो है ना ट्रायल एंड एरर मेथड इस्तेमाल होगा। वैसे तो ये मैथमेटिकली बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैथमेटिकली आपके लेवल का काम नहीं है कि आप इसको सॉल्व करें, उसमें लॉग वगैरह टेबल वगैरह बड़ा लेंथी प्रोसीजर होता है। तो एक प्रोसीजर सिंपल है जो फाइनेंशियल मैनेजर इस्तेमाल करते हैं, जो है ट्रायल एंड एरर मेथड। उसमें ये क्या किया जाता है, कोई से 2 रेट एज्यूम कर लिए जाते हैं कि जो रेट डिस्काउंट रेट होता है हमारी 1 लाख की वैल्यू से थोड़ा सा अबव दे रहा होता है हमारी प्रेजेंट वैल्यू, और 1 लाख से हमारी थोड़ा ज़्यादा दे रहा होता है।
हम वो दो रेट एज्यूम कर लेते हैं, फिर उन दो रेट्स को हम यहाँ पर पुट करके अपना जो IIR है वो हम अपना फाइंड कर लेते हैं। The IIR is the interest rate that discount the stream of future net cash flows CF1 to CFN to the equal in present value the initial cash outflow at zero time। फिर वही कि इंटरेस्ट रेट होता है कि जो कि आपकी फ्यूचर जो स्ट्रीम लाइन आपको मिलनी है उसको डिस्काउंट करके आपकी जो इनिशियल कैश फ्लो उसके इक्वल लेकर आता है, बताता है कि जी आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट ये थी, इसको डिस्काउंट करने के बाद आपको जो वैल्यू नजर आ रही है वो ये है। अब आप डिसाइड करें कि आपने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी। सपोज क्वेश्चन से हम इसके मजीद क्लियर कर लेते हैं। सपोज द इनिशियल कैश आउटफ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट इज 1 लाख रुपीज, वही पीछे वाली एग्जांपल। द नेट रेवेन्यू स्ट्रीम फॉर द 4 ईयर्स, 4 सालों का हमें इससे कुछ रिटर्न मिलना है, और वो क्या मिलना है वो ये गिवन है जी। पहले साल इतना मिलेगा, दूसरे साल इतना, तीसरे साल इतना, चौथे साल इतना। तो मतलब ये CF1 हो गया, ये CF2 हो गया, ये CF3 हो गया ये CF4 हो गया, ठीक हो गया। अब फाइंड द IIR, हमें वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बताएं, वो डिस्काउंट रेट बताएं कि जिससे हमारी जो है ना इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का डिसीजन फाइंड होगा। मतलब उसने आपको कैश फ्लो दे दी ना, जिसने आपको रिटर्न देना है, उसने कहा जी हम आपको एक एक साल बाद इतना इतना रिटर्न देंगे। अब ये आपने डिसाइड करना है कि मैं इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करूं या ना करूं। आप कैसे एक्सेप्ट करेंगे, आप ये देखेंगे आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है। मतलब रिक्वायर्ड का मतलब आपने जो कैपिटल इसमें इन्वेस्ट करना है, जो 1 लाख रुपया इस प्रोजेक्ट में लगाना है आपने, क्या उस पर आपको कोई इंटरेस्ट तो नहीं पे करना पड़ रहा, क्या आपको उसकी कोई कॉस्ट तो नहीं बियर करनी पड़ रही। अंडरस्टूड है, बिजनेस ने जब कोई पैसा लगाना है तो उसे उसकी कोई ना कोई कॉस्ट बियर करनी पड़नी है। जब ऑनर से पैसे लेगा तो उसको इंटरेस्ट पे करेगा, जब बैंक वगैरह से पैसे लेगा तब भी इंटरेस्ट पे करेगा। तो पता चला कि जब भी कोई कैपिटल बिजनेस इन्वेस्ट करेगा तो उसको उसकी कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। तो वो इंटरेस्ट रेट क्या होगा, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होगा। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मतलब कि आपने जो कैपिटल 1 लाख लगाया इसमें, इस पर आपने बैंक को 15% फॉर एग्जाम्पल देना ही देना है। 15% में आपके अपने एक्सपेंसेस, आपकी कंपनीज के जो भी एक्सपेंस सारे शामिल होने के बाद आपने कहा जी 15% मुझे रिक्वायर्ड है, इसमें मैंने बैंक को भी पे करना है, अपनी सैलरीज भी पे करनी है, एडमिनिस्ट्रेशन की भी चलानी है, ये कम से कम मेरा 15% है। तो ये आपका एक बेंचमार्क सेट हो गया, आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि मुझे 1 लाख पे 15% अगर किसी प्रोजेक्ट से नहीं मिलेगा तो मैं उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दूंगा, उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो अब ये IIR आपको बताएगा कि आपको जो रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है क्या वो उस 15% से ज्यादा है या कम है। अगर ज्यादा होगा तो क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर कम होगा तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। वो IIR हमने इन वैल्यूज के अंदर से हमने इसको फाइंड करना है। उसके लिए हमें एक्सेल पे जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कोई पेन वगैरह तो है नहीं इंट्यूस वगैरह के मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करूँ। एक्सेल पे सिंपल हम इसको इजीली बड़े तरीके से इस्तेमाल कर लेंगे। फार्मूला कौन सा फार्मूला मैं आपको लास्ट आपको मैंने बताया था, ये फार्मूला है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। इसको आपको कॉपी पे अगर कहीं लिखना है तो लिख लें कि ये वाले जो फार्मूले हैं, आप ये वाले फार्मूले इस्तेमाल करने हैं हमने वहाँ पे एक्सेल के अंदर। ठीक, तो ये हमने लिख लिया फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। ये हमें क्या मिलना है, रिटर्न मिलना है। इसको थोड़ा जूम कर लें। ये हमें जो हर साल का क्या मिलना है, कैश फ्लो CF, ये CF1, ये CF2, ये CF3, ये CF4। हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है जी, इनिशियल आउटफ्लो कितना है जी, 1 लाख। अब अगर हम इसका पे बैक पीरियड निकालें तो पे बैक पीरियड हमने लास्ट इसी तरह किया था कि वो 3 साल 2.66 आ रहा था, मतलब 2 सालों 2.5 सालों के अंदर हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट वापस आ रही थी। तो उसके मुताबिक तो हम क्या करेंगे, अगर हमारा जो बेंचमार्क था 3 साल था तो इसका मतलब हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अगर IIR के मुताबिक चलें तो उसमें आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करने के बाद आपको पता लगेगा। अब कैलकुलेशन आपने कैसे करनी है, इसमें मैंने आपको कहा था ट्रायल एंड एरर मेथड आपने इस्तेमाल करना है। आपने कोई से दो रेट निकाल लेने हैं, मतलब एक दफ़ा दो दफ़ा आप करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जो 1 लाख के करीब करीब आपको जो है ना डिस्काउंटेड वैल्यू दे रहे हैं आपकी कैश फ्लोज की,
इन सारों को जब हम डिस्काउंट करेंगे, सम करेंगे, तो हमारे पास एक आंसर आ जाएगा। वो हम देखेंगे 1 लाख के करीब है या 1 लाख से ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे मैं 15% ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 15%, ये हमारा जो है डिस्काउंट रेट एज्यूम करना है। डिस्काउंट रेट कितना है जी? 15%। ये हमने, और सॉरी, 15% एज्यूम कर लिया। अब डिस्काउंट रेट का फॉर्मूला क्या था? 1 प्लस IAR, मतलब डिस्काउंट रेट, उसकी वैल्यू, उसका जो है ना स्क्वायर बन जाएगा। पहले साल है तो 1, दूसरे साल है तो 2। उसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। मतलब मैथमेटिकली कैसे करेंगे? 1 प्लस 15% है तो 0.5 आ जाएगा, 100 से डिवाइड करेंगे। इसकी जब पावर 1 लेंगे, पावर 1 कैसे लेते हैं? 1 तो लिखते तो नहीं है, लेकिन आपको सिखाने के लिए, ये क्या आ गया? पावर 1 हो गया। समझ आ रही है आपको? इसको एंटर किया तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको आपने 1 से डिवाइड भी करना था, क्योंकि वहां पर क्या वैल्यू है ये देखें। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये है CF, यहाँ पे आ गया CF 1 डिवाइडेड बाय, इसको अगर मैं दूसरी तरह लिखना चाहूँ तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि फॉर्मूले में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये ऐसे लिखा हुआ है, इंसर्ट फॉर्मूला, ये जी, ये लिखा हुआ है ऐसे, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.5, ये ऐसे लिखा हुआ। ठीक हो गया, ये सारी वैल्यूज़ ये लिखी हुई है ऐसे। तो ये आपने 1 से इसको डिवाइड भी करना था, जो हमने नहीं किया। 1 डिवाइड बाय दिस वैल्यू। ये मैथमेटिकली ऐसे, अगर आपको एक्सेल नहीं आता तो कोई परेशान नहीं होना, आप इसको कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके पास आ गया पहले साल का डिस्काउंट रेट, ये मतलब ये सारी वैल्यू आ गई। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 34432 मल्टीप्लाई दिस वैल्यू, मैथमेटिकली ये इस तरह सॉल्व होगा। बात समझ आई? मैथमेटिकली आपने इसको ऐसे, मतलब ये वाला पोर्शन तो आपने निकाल ली है, 1 डिवाइड बाई 1.5। ये सिर्फ अब आपने मल्टीप्लाई इसको 34,400 से करना है, तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई दिस कैश फ्लो, ये आ गया। तो ये डिस्काउंटेड CF, ठीक हो गया। ये पहले साल का डिस्काउंट आ गया। इसको आप क्या करें, हाँ ठीक हो गया, 2 पॉइंट में ले लें, इनफ है। इसी तरह नेक्स्ट ईयर फिर आपने क्या करना है? 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.15, इसकी पावर क्या है, कितनी है? अब 2, दूसरा साल है तो 2 आ जाएगा। ये दूसरे साल का डिस्काउंट रेट आ गया, इसको आपने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, दिस वैल्यू मल्टीप्लाई दिस वैल्यू। समझ आ रही है आपको? ये हो गया। इसी तरह तीसरे साल का आप कैलकुलेट करेंगे, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.15 रेज टू पावर 3, ये आ गया तीसरे साल का डिस्काउंट रेट। देन इसको भी आप मल्टीप्लाई कर दें इससे, तो ये आपका तीसरे साल का आ गया। चौथे साल का डिस्काउंट रेट 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.15 रेज टू पावर 4, ये डिस्काउंट रेट। देन इसको मल्टीप्लाई किया आपने, ये मल्टीप्लाई का साइन, ये आ गया। ये आपके ईयर्स, ये आपने क्या कर लिया जी? डिस्काउंट कर लिए सारी कैश फ्लोज को आज के मुताबिक। मतलब अगर ये कैश फ्लो को हम डिस्काउंट करें तो ये आज इसकी वैल्यू, इसकी वर्थ ये बनती है। तो इसको जब हम सम करेंगे यहाँ पे, डिस्काउंटेड CF सम कितना है जी? सम, इन सारों को सम कर लेंगे आप, इन सारों को जमा कर लेंगे। जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो आया आपका, ये आपका 1,04,000 बन गया। मतलब आपका 15% पे अगर हम डिस्काउंट रेट एज्यूम करते हैं तो वो 1,04,000 है। इसका मतलब हमने 1 लाख वाले पे देखना है, 1 लाख पे क्या डिस्काउंट रेट है, हमने वो डिस्काउंट रेट मालूम करना है जिससे हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 1 लाख बने। लेकिन वो हमें नहीं पता, इसीलिए हमने ज्यूम कर लिया। तो जब 15% हमने लिया तो 1,04,000 आ गया। अब जूं जूं आप डिस्काउंट रेट बढ़ाते जाएंगे आपकी वैल्यू कम होती जाएगी। अब फिर एज्यूम अपने माइंड में करें कंपाउंडिंग क्या था। मैं आपको कहता हूं जी आज आप 1 लाख रखवाएं, अगले साल आपको 5% के हिसाब से 5,000 मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ 10% के हिसाब से मिलेगा, कितना मिला? 10,000।
15% आपको कितना मिला, 15,000। तो जिस जो जो रेट आपका बढ़ता गया आपकी कंपाउंडिंग भी बढ़ती गई। इसी तरह इसको जब आप रिवर्स चलेंगे एंड पे, जो जो आपका रेट बढ़ता जाएगा आपकी प्रेजेंट वैल्यू कम होती जाएगी, डिस्काउंट रेट कम होता जाएगा। चूंकि अगर एक वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं डिस्काउंट रेट से, जब डिवाइड करते हैं तो वैल्यू कम आती है, मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू ज्यादा आती है। तो जो जो डिस्काउंट रेट आप बढ़ाते जाएंगे आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कम होती जाएगी। अब ये 15% है, मैं अब 20% ले लेता हूँ, 20% से देखते हैं हम क्या आएगा। लेट हम कर लेते हैं यहाँ पे अगेन डिस्काउंट रेट इक्वल टू 20%। ये अगेन आपने क्या कर लिया, ये क्वेश्चन का हिस्सा है, इसको आपने ऐसे ही करना है। ये कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। एक तो आपका ये आ गया, ठीक हो गया। इसी तरह अगेन आपने दूसरे साल का करना है, सेम आपने इसको यहां से कॉपी कर लिया, इसको आपने यहाँ पे लिख लिया, CF आ गया, ये भी CF है जी। यहाँ पे अब आप क्या करने लगे हैं, डिस्काउंट रेट। अब ये एट द रेट ऑफ 20% है, तो सेम वही फॉर्मूला जैसे आपने यहाँ पे किया था कि आप सिर्फ इसमें एक वैल्यू चेंज होगी, जो कि यहाँ पे ऊपर फॉर्मूले बार में अगर आप देखें 0.15 की जगह 0.20 आ जाएगा। कैसे करेंगे, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.2, तो पावर लेने की जरूरत नहीं क्योंकि 1 पावर 1 ही होती है। तो ये आपका पहला डिस्काउंट रेट आ गया। इसी तरह आप दूसरा डिस्काउंट रेट करेंगे, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.20 रेज टू पार। अब पार आपको लेनी पड़ेगी इसका, अब क्योंकि अब दो है, दूसरा साल है तो दूसरे साल का डिस्काउंट रेट आपको लेना पड़ेगा, इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.2, इसकी पावर 3 आ गई, तो ये आपका आ गया। इसी तरह देन अगेन 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.2, इसकी पावर क्या आ गई, 4 आ गई। ये चारों सालों का डिस्काउंट रेट आ गया। अब आप इसको इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई हो गया। इसको अगर आप ड्रैग करें, एक्सेल अगर आप जानते हैं तो आप यही जो फॉर्मूला हमने इधर लगाया था वही फॉर्मूला जो हमारे ड्रैग वाले सेल हैं उसमें कंप्यूटर उसको सॉल्व कर देगा। तो ये आपका डिस्काउंटेड कैश फ्लोज आ गई, ये आपकी डिस्काउंटेड कैश फ्लोज आ गई। इसको आपने सम कर लिया, सम ऑफ डिस्काउंटेड CF एट द रेट ऑफ 20%। ये भी लिख लें ताकि आपको आइडिया हो, ये 15% था, ये 15%, ये 20% है। सम का फार्मूला लगाएं यहाँ पे, इसको सम करें यहाँ पे, तो ये आपके पास आ गया 94,459। मतलब यूं हमने टैक्स रेट बढ़ाया साथ ही हमारी प्रेजेंट वैल्यू भी डाउन हो गई। अब हमारे पास ये दो रेट आ गए हैं, इन दोनों रेटों के अंदर से हमारा जो है ना रेट होगा, क्योंकि देखें 15% पे 1,04,000 बन रहा है और 20% पे 94,000 आ रहा है। मतलब ये जो 15 से 20 के दरमियान 5 फर्क है ना, इस 5 के अंदर हमारा कहीं पे फॉल कर रहा है, हमारा जो डिस्काउंट रेट है वो इस दोनों के अंदर कोई फॉल कर रहा है। तो वो कैसे आपने निकालना है, आपने सबसे पहले क्या लिख लेना है कि जी 15% था 0.5, इसमें हमें नहीं पता क्या ऐड करें तो ये 1,00,000 आ जाता है, ठीक है, हमें नहीं पता क्या आ जाता है। तो 15% पे कितना था, 1,04,131.7, ऐसे ही है। ये देखिए ये 15% वाला, ये हमने यहाँ लिख लिया। 15% अगर डिस्काउंट रेट हो तो हमें पता है जी हमारी प्रेजेंट वैल्यू 1,04,000 बनती है। हमें नहीं पता एक्स अगर क्या हो तो वो 1,00,000 बनता है, इसी को तो हमने फाइंड करना है। हम फिर एक और वैल्यू जी हमें पता है जी 0.20% अगर हो तो वो वैल्यू आती है 94,459.6, ठीक है, हमें पता लग गया कि ये आ गया। ये तीन वैल्यू तो हमने यहाँ पे फाइंड कर ली। अब हम इसके अंदर से एक इक्वेशन बनाएंगे। एक इक्वेशन कैसे बनाएंगे, आपने इन दोनों का करना है डिफरेंस। ये यहाँ पे आप लेंगे डिफरेंस, जी इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 15 और 20 का फर्क आया जी 0.5, ऐसा ही है 0.05 आया। अगर आप यहाँ पे इसको करें 0.2 माइनस 0.15 तो क्या आता है 0.5। इसी तरह आपने इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया,
डिफरेंस लेना है, माइनस में वैल्यू की बात नहीं हो रही, जस्ट यहाँ पे डिफरेंस की वैल्यू हो रही है। तो डिफरेंस आप क्या लेंगे इसका, यहाँ पे माइनस दिस वैल्यू, ये आ गया का डिफरेंस। इसका डिफरेंस तो हम नहीं ले सकते थे ना, 15.515 का और x का डिफरेंस नहीं ले सकते थे, हमें नहीं पता था, लेकिन हम यहाँ पे डिफरेंस ले लिया हमने। इसी तरह नेक्स्ट आप इसका डिफरेंस लेंगे, दूसरी ताकि ब्रैकेट लगा दूँ आपको आइडिया हो जाएगी अब आपने किसका डिफरेंस लेना है। ये तो आपने इन दोनों का डिफरेंस ले लिया, 15 10,000 1,04,000 का और 1,00,000 का। अब इन दोनों का डिफरेंस, आउटर का डिफरेंस ले लेना है कि आउटर का डिफरेंस कितना आ रहा है, तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे -94,000। ये आपके पास कुछ वैल्यूज आ गई जिसकी मदद से हम एक इक्वेशन बना के x निकाल सकते हैं कि इन दोनों के डिफरेंस से, मतलब हम यहाँ पे करना ये चाह रहे हैं कि 15% पे जो 1,04,000 है, x पर जो 1,00,000 आया, तो कितना इन दोनों के दरमियान फर्क आया, वो हम इसकी वैल्यूज की फ्रैक्शन से करेंगे। वो फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, यहाँ पे फॉर्मूले की सूरत में मैं आपको दिखाता हूँ जरा। हम असल में ये करेंगे इसको, अब फ्रैक्शन में हम ये करेंगे, हम करेंगे ऊपर x लिखेंगे और नीचे जो रेट आया उसको लिखेंगे, ठीक हो गया। इक्वल टू हमारे पास फिर फ्रैक्शन, ऊपर हम लिखेंगे वैल्यू, ऊपर हम लिखेंगे वैल्यू को, जो हमारी वैल्यू आई है 4,131.7। इसको ऐसे कर लें, इक्वेशन बना रहे हैं ना हम, इक्वेशन हमने जो वैल्यूज निकाली है इसलिए निकाली है। तो नीचे हम लिखेंगे जो 96,072 ये आया हमारे पास। अब आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर लें, सिंपल x क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसकी करेंगे, ये 0.5 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। इसको हम अगर हम मैथमेटिकली सॉल्व करें, यहाँ पे x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मतलब हम इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं मैथमेटिकली, हम क्या करेंगे 4131.7 मल्टीप्लाई बाय 0.05, ये आ गया। इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 9672.1, ऐसे ही करेंगे मैथमेटिकली। लीजिए इसको हम ब्रैकेट क्लोज कर, ब्रैकेट ना भी क्लोज करें, ये आपके पास आ गया 0.021359। इसको अगर हम मजीद शॉर्ट कर लें, मतलब समझने के लिए लो जी 2 डिजिट हम ले लेते हैं। अब ये बता रहा है कि 15% के बाद सिर्फ 2% इंक्रीज होने से ये 1,00,000 बना है। डिस्काउंट रेट 2%, डिस्काउंट रेट जैसे ही बढ़ता जाएगा प्रेजेंट वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो हमारा 15% पे क्या था, ये 1,04,000 था। इस 15% में अगर आप जस्ट 2% और ऐड करेंगे तो वो 17% समथिंग बन जाएगा। तो 17% होने से जो थोड़ी सी कमी आई है प्रेजेंट वैल्यू में, 1,00,000 तक आई है, वो हमारी 17% बनेगी। 15% तो पहले है, उसमें ये जो x ऐड किया फिर जाके 1,00,000 बना। तो x हमारा क्या आएगा, यहाँ पे IRR इक्वल टू, ये जो x है ऊपर, इसको आप यूं कह लें 15 या 0.15 प्लस 0.021, ये आया। इसको अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो ये आपका IIR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बन जाएगा। ये नहीं, ये आपका क्या बना, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब अगर आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल इससे कम हुई तो आप ये प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे, और अगर आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही 18% आ रही है, कि आपने एक जगह से कैपिटल उठाया है, तो उस कैपिटल को आपको सिर्फ देना है 18%, जबकि आपको इसका इंटरनल रेट मिलेगा जो कि 17.10% है। तो इसका मतलब प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा। अगर हम PB पे रहते, पे बैक पीरियड पे रहते, तो पे बैक पीरियड में आंसर क्या आया था, 2.6 ईयर्स। और अगर हमारी कंपनी ने फॉर एग्जांपल पॉलिसी बनाई होती कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर हमें 3 सालों में रिटर्न वापस कर देता है तो हमने उसको एक्सेप्ट कर लेना होता है। अगर वो इसी टेक्निक पे रहते तो वो धोखे में रहना था उन्होंने, क्योंकि एक तरफ उन्होंने जो उस कैपिटल का रिटर्न करना है वो 18% रिटर्न करना है, जबकि जो इंटरनल रेट इनको मिल रहा है वो 17% है। और अगर आप उस पॉलिसी पे रहते कि 3 सालों तक का अगर ठीक है एक्सेप्ट कर लो, अगर 3 सालों की बिना पे इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेते तो फिर उन्हें नुकसान होना था। तो मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की कि आपको ये समझ आ जाए, आप इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। मजीद जो भी बुक आपके पास है उसमें से क्वेश्चन को मजीद बार बार करें। ये ट्रायल एंड एरर मेथड ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगर आपको कोई और मेथड आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो फिर ये एक्सेप्टेबल है। तो
बाकी इंशाल्लाह और क्या रह गया, हमने इसमें जो है ना नेट प्रेजेंट वैल्यू भी कर लिया, हमने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी कर लिया। हाँ, एक टॉपिक और रह गया, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, अब चूंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो यार मुझे आप लोगों से गिला ये है कि आप लोग जो है ना वीडियो देख तो लेते हैं, लेकिन उसको ना लाइक करते हैं, तो ना ही आप उसमें कोई कमेंट अच्छे से करते हैं, तो ना ही आप वीडियो को जो है ना वो आगे शेयर करते हैं। तो ये मेरा आपसे गिला रहेगा। चलें खैर कोई बात नहीं, जैसे आप लोगों की मर्ज़ी। तो आई होप सो कि आपको ये एक थोड़ी सी एफर्ट मेरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो काइंडली शेयर कर दें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप चैनल पे नए हैं, और वीडियो को लाइक कर दें। ओके जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।